नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो सबसे पहले आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस बीच चंबा में सर्दियों की दस्तक शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर, सर्दियों की दस्तक। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। ये बड़ी खबर। मौसम को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। बर्फबारी पर प्रशासन की बैठक जो है वो यहाँ पर बुलाई गई है। तो बड़ी खबर, बर्फबारी और बारिश को लेकर चर्चा। ये बड़ी और अहम जानकारी। चंबा में सर्दियों की दस्तक शुरू। तो बड़ी और अहम जानकारी। मौसम को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। बर्फबारी पर प्रशासन की बैठक, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बर्फबारी और बारिश को लेकर चर्चा वो की जा रही है। तो चंबा में सर्दियों की दस्तक शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट हो गया प्रशासन। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये बैठक जो है प्रशासन द्वारा बुलाई गई है बर्फबारी और बारिश को लेकर। इसमें चर्चा यहां पर की जाएगी कि खासकर सर्दियों में जब बर्फबारी होती है तो उस दौरान किस तरीके से लोगों को जो राहत सामग्री है वो यहां पर पहुंचाई जाए, क्योंकि कई जो गांव ऐसे हैं जो कि जिनका संपर्क सर्दियों में खासकर बर्फबारी के दौरान शहर से टूट जाता है, वहां पर खाद्य सामग्री जो है वो वहां पर मुहैया करवाई जाए। तो इसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट बना हुआ है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद ठंड जो है वो एकाएक बढ़ गई है। मौसम को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। तो बर्फबारी और बारिश को लेकर चर्चा यहां पर की जाएगी इस बैठक में। चंबा में सर्दियों की दस्तक यहां पर शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद ठंडक जो है वो यहां पर काफी बढ़ती दिख रही है। मौसम को देखते हुए प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बर्फबारी पर प्रशासन की जो बैठक है, बर्फबारी और बारिश को लेकर चर्चा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंबा में सर्दियों की दस्तक यहाँ पर शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद ठंड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। मौसम को देखते हुए प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट हो गया है। बर्फबारी पर प्रशासन की बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बर्फबारी और बारिश को लेकर चर्चा जो है वो यहाँ पर की जाएगी। चंबा में सर्दियों की दस्तक जो है वो यहाँ पर हो गई शुरू। तो पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद ठंड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार अब पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से अक्सर जो है कई जो गाँव हैं उनका पूरी तरीके से संपर्क जो है वो टूट जाता है शहरों से। और ऐसे में स्वास्थ्य और खाद्य आपूर्ति जो है वो यहाँ पर गांव तक होती रहे, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। ही बर्फबारी से और मौसम से निपटने के लिए जो है वो एक बैठक की जाएगी सभी विभागों के साथ, जिसमें आईपीएच, पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग और अन्य विभाग होंगे, तथा उनको इस बारे से निपटने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएंगे। तो चंबा में आपको बता दें सर्दियों की दस्तक, और इस बात की यहाँ पर तस्दीक होती हुई कि फिलहाल सर्दियों के मौसम में खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी काफी ज्यादा चिंता यहां पर बढ़ा देती है। और ऐसे में वहां जो रह रहे लोग हैं उनके लिए फिलहाल प्रशासन जो है पूरी तैयारियां यहां पर करने की दिशा में बैठकें यहां पर हो रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बर्फबारी और बारिश को लेकर चर्चा। तो चंबा में सर्दियों की दस्तक यहां पर शुरू हो चुकी है। जगह जगह पर बर्फबारी हो रही है और ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं ना प्रभावित हों, खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति ना प्रभावित हो, इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन जो है वो पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। प्रशासन द्वारा तैयारी इस बात की यहाँ पर कि किस तरीके से खासकर बर्फबारी के दौरान किसी भी तरीके की कोई अगर गाँव तक सहायता पहुँचानी है तो उसको किस तरीके से पूरा किया जाए और स्वास्थ्य सेवाओं की यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, इसका भी जो ध्यान है वो रखा जाएगा। बर्फबारी और बारिश को लेकर चर्चा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चंबा में सर्दियों की दस्तक शुरू। उधर प्रदेश में लोगों को 108 और 102 की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।
जिसको लेकर अब स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं ना के बराबर यहां पर मिलने से लगातार शिकायतें आ रही थी। उसको लेकर टेंडर बदला जाएगा और नई कंपनी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। तो 108 और 102 सुविधाएं जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये एम्बुलेंस सेवाएं यहाँ पर शुरू की गई थी, उसकी सेवाएं लोगों को नहीं मिल पा रही थी और अक्सर इसकी शिकायतें जो हैं वो स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंच रही थी, जिसके चलते अब ये देखते हुए लगातार जो शिकायतें मिल रही थी उसको देखते हुए जो टेंडर है उसे यहाँ पर बदला जाएगा। ये निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो बता दें आपको, लोगों को एम्बुलेंस की सेवाएं जो है वो नहीं मिल पा रही थी और लगातार इसकी शिकायतें जो है वो भी मिल रही थी, जिसके चलते 108 के मैंने जल्दी ही मीटिंग भी बुलाई है और मैं चाहता हूं कि वो हम इस टेंडर को ही बदलना चाहते हैं। ये इनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, उनके टायर ठीक नहीं है। लोगों को कई विभाग से मेरे पास बहुत सी कंप्लेंट आई है, पूरे न केवल सोलन से पूरे क्षेत्र में मैं गया हूँ, तो हर जगह 108 और 102 की सेवाएं ठीक नहीं है। हम इससे रीटेंडरिंग कराने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। कब तक सर नई एम्बुलेंस है जो नहीं, जल्दी ही हो जाएंगे, आप शीघ्र देखेंगे। कंपनी बदल दी जाएगी जो हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री का आपने बयान यहाँ पर सुना और उनकी तरफ से कहा गया है कि लगातार जो शिकायतें आ रही थी उन पर ध्यान यहाँ पर दिया गया है और यही वजह है यहाँ पर कि अब जो टेंडर प्रक्रिया है वो यहाँ पर बदली जाएगी, यानी कि दूसरी कंपनी को टेंडर जो है वो उसका दिया जाएगा ताकि 108 और 102 जो सुविधाएं हैं, एम्बुलेंस की सुविधाएं हैं, वो यहाँ पर मिल सके। क्योंकि अक्सर यहाँ पर शिकायतें आ रही थी कि जो एम्बुलेंस की सेवाएं हैं वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, वक्त पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है या फिर उपलब्ध नहीं होती हैं एम्बुलेंस सेवाएं, जिसकी वजह से फिलहाल ये जो डिसीजन है वो यहाँ पर लिया गया था। चिन्मय कौशल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चिन्मय, लगातार 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं को लेकर शिकायतें मिल रही थी कि वक्त पर एम्बुलेंस जो है वो नहीं उपलब्ध हो पाती है, जिसके बाद अब ये कड़ा एक्शन स्वास्थ्य मंत्री ने लिया है कि टेंडर ही जो है वो बदला जाएगा पूरा। बिल्कुल, ये काफी अच्छा जो डिसीजन है जो कर्नल धनीराम शांडिल्य स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने लिया है। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो न केवल ये समय पर मिलती है बल्कि इनकी जो हालात है वो बहुत ज्यादा खराब है। कईयों के जो डोर्स हैं वो टूटे पड़े हैं, रस्सियां बांधकर वो यानी रोगियों को लेकर आते हैं और रोगी भी उन एम्बुलेंस में बैठते हुए भी डरते हैं क्योंकि कब उसका दरवाजा खुल जाए और कब वो बाहर गिर जाए, ये स्थिति बनी हुई है। और ये इस तरह की जो कंप्लेंट है लगातार जो स्वास्थ्य मंत्री को मिल रही थी और इसीलिए उन्होंने ये जो कड़ा जो निर्णय है वो दिया है और उन्होंने घोषित यहाँ पर घोषणा की है कि अगर ये जो एम्बुलेंस जो अभी चल रही है अगर वो ठीक ढंग से नहीं चलती है और उसमें जो मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ की एनजीओ ने है वो ये कहा था कि वो देंगे, अगर वो नहीं देते हैं तो उनका जो टेंडर है वो भी रद्द किया जा सकता है और किसी नई जो एनजीओ है उसको ये जो टेंडर है वो मिलने की अब उम्मीद की जा रही है। और जो सुविधाएं लोगों को हो रही थी और यहाँ के रोगियों को हो रही थी, लगता है उससे जल्द ही जो लोगों को है निजात मिल जाएगी। चिन्मय, लेकिन लगातार कई और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं जो कि जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अस्पताल हो, उस ओर भी यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जो है वो ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल, जैसे अगर यहाँ पर जिला अस्पताल सोलन की बात करें तो यहाँ पर शिमला, सिरमौर और सोलन जिला से जो रोगी हैं वो यहाँ पर आते हैं और जो सैकड़ों की संख्या में है लोग, उनका इलाज यहाँ पर किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश बात यह है कि यहाँ पर ना जो प्रॉपर जो डॉक्टर्स हैं वो उनको मिलते हैं और ना ही यहाँ पर उनकी जो टेस्ट है वो यहाँ पर हो पाते हैं क्योंकि मशीन है उनको चलाने वाले लोग नहीं है। अगर मशीन होती है तो वो ज्यादातर खराब होती है और जिसका वजह से यहाँ पर जो रोगी आते हैं उनको बाहर इलाज करवाना पड़ता है या बाहर जाकर टेस्ट करवाने पड़ते हैं और अपनी जेबें हैं वो पूरी करनी पड़ती है। और यही वजह है कि जब स्वास्थ्य मंत्री से समय समय पर इस बारे में पूछा जाता है तो उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही इस समस्याओं का समाधान करेंगे और जल्द ही एक जो अस्पताल है उसका निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है चंबा घाट में और नया भवन है और नई सुविधाओं के साथ में उसको लोकार्पण जल्द ही किया जाएगा। तो अभी अस्पताल है वो बनना है, वो शुरू हुआ है और अस्पताल जब बनना शुरू हुआ लेकिन कब बनेगा ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी जो सुविधाएं हैं वो भी सुविधाएं जो छोटी अस्पताल में मिलनी चाहिए उससे भी लोग वंचित हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चिन्मय कौशल इस तमाम जानकारी के लिए।
उधर धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया के 5 रनों की जीत के बाद प्रेस से बातचीत की गई और उन्होंने कहा कि टीम ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से फॉर्म में आ गई है और पिछले 2 मुकाबलों में टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच के दौरान भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद यही है कि टीम अपने आगामी मैचों में भी इसी तरह से अच्छा प्रदर्शन करेगी। उधर पांवटा साहिब में 3 दिवसीय आपको बता दें कि राजधानी यमुना शरद महोत्सव का समापन पुलिस अधीक्षक रमन मीना ने किया। बता दें आपको कि दरअसल पांवटा साहिब के नगर परिषद मैदान में 26 से 28 अक्टूबर तक यमुना शरद महोत्सव का आयोजन था और पुलिस अधीक्षक ने यमुना घाट पर यमुना आरती में भाग लिया और साथ ही विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। इस दौरान पहाड़ी पंजाबी कलाकारों ने अपना खूब समा बांधा और साथ ही पंजाबी सिंगर अमृतमान के गानों में भी लोग खूब झूमे। उधर आपको बता दें कि चंबा में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर दरअसल भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष का मंदिर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया, जिसमें कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना कर लोगों को कर्तव्य और प्रयाणता एवं सत्य का मार्ग दिखलाया है। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी और उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की और समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना और हवन भी किया। वाल्मीकि महाराज की कृपा से, भगवान वाल्मीकि महाराज की कृपा से जो हमारी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, वो सारी पूरी हों, जो परेशानियां वो दूर हों, ऐसा मैं महसूस करता हूं। मैं एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा। पिछली बार मैं आया था कि आने वाले समय में हमें कुछ और यहाँ पर ये जो परिसर है, ये मंदिर है, इसके विकास के लिए कुछ और करना है। उधर आपको बता दें कि सोलन के शायल में एक महिला के साथ शर्मनाक घटना हुई है, जो कि सरकार की कार्यप्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह है। बता दें आपको कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक महिला के साथ हुई शर्मनाक घटना बेहद निंदनीय है। उन्होंने बयान जारी किया कि पिछले 9 महीने के कांग्रेस के कार्यकाल में राज्य की कानून व्यवस्था चरमरा गई और सरकार अपराध रोकने में नाकाम साबित हुई। जब से हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी है, यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो दयनीय है और जो अपराधी लोग हैं वो धन दना रहे हैं। अगर आज सितंबर माह तक के जो है वो अगर हम आंकड़े देखते हैं तो आज 67 से ज़्यादा अपराध जो हैं वो हत्याओं के हुए हैं। उसी तरह से 51 से ज़्यादा अटेम्प्ट टू मर्डर्स हुए हैं और 267 से ज़्यादा केस जो है वो रेप के जो दर्ज हुए हैं और इसी के साथ साथ 1700 के करीब ऐसे नशे के मामले जो है वो दर्ज हुए हैं। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देवभूमि की क्या स्थिति है। उधर आपको बता दें कि हमीरपुर के ऐतिहासिक कस्बे नादौन में 3, 4 और 5 नवंबर को एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप की मैराथन आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और इंडियन राफ्टिंग एसोसिएशन ने तैयारियां आरंभ कर दी हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री उद्घाटन या फिर समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। चैंपियनशिप के लिए महिला, पुरुष और मिक्स्ड वर्ग की 12 अंतर्राष्ट्रीय टीमों की पुष्टि हो चुकी है। एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप, जिसके अंदर इंटरनेशनल टीम्स भी हैं, नेशनल टीम्स भी है, लोकल टीम्स भी हैं, इसका आयोजन 3 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में किया जा रहा है और इंडिया राफ्टिंग फाउंडेशन इसमें टेक्निकल सपोर्ट प्रदेश को दे रहा है। ये राफ्टिंग चैंपियनशिप पहले सितंबर के एंड में होनी थी, लेकिन आपदा के चलते इसको डिले किया गया और अभी नवंबर फर्स्ट वीक में ये इसका आयोजन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार पर्यटन की दृष्टि से ब्लू वाटर राफ्टिंग के लिए नदौन का क्षेत्र
ब्यास के इसमें ब्लू वाटर राफ्टिंग के लिए बड़ा उपयुक्त माना जाता है। उधर आपको बता दें, नूरपुर में आर्य समाज के गरीब लड़कियों को मुफ्त सिलाई सिखाई जाती है और सिलाई सीख रही 33 लड़कियों को प्रमाण पत्र और सिलाई का सामान दिया गया। सिलाई 6 महीने तक सिलाई यहां पर सिखाई जाती है और इस अवसर पर बिना महाजन ने उपस्थित अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमारे 6 सत्र सुचारू रूप से पूर्ण हो चुके हैं, जिसकी हमें बेहद खुशी है। अब 7वां सत्र भी शुरू हो चुका है। उधर सोलन में टोडो मैदान में गर्ल्स की राज्य स्तरीय अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका आज तीसरा दिन है। सोलन कबड्डी प्रतियोगिता में फाइनल में आमने सामने है। वॉलीबॉल और खो खो का परिणाम आना अभी बाकी है। आपको बता दें, एडीपीओ ने बताया कि खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी नॉकआउट मैचेस हो रहे हैं, उसके बाद ये खिलाड़ी मैरिट मैच खेलेंगे। इसमें वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, खो खो की प्रतियोगिताएं यहाँ पर हो रही है। जहाँ तक कबड्डी डिसिप्लिन की बात है, उसमें फाइनल में सिरमौर और सोलन जो है भिड़ेंगे और वॉलीबॉल का अभी शिमला आगे निकला है और खो खो का परिणाम अभी आना बाकी है। बाकी यहाँ पर सुविधाओं के बारे में बोलूँगा, यहाँ पर अच्छी सुविधाएं थी और बच्चे प्रसन्न होकर के यहाँ से जाएंगे। इसके बाद ये बच्चे कर्नाटका, मध्य प्रदेश, जगह जगह पर अलग अलग पहुँचेंगे। जहाँ तक अभी खेले जो है अंडर 17, अंडर 17 वॉलीबॉल, उसमें मैं अभी टीम के साथ श्रीनगर के लिए जा रहा हूँ और अंडर 17 की हमारी अच्छी टीम है, ये आशा की जा सकती है। और फुटबॉल का 18 का दल है और वॉलीबॉल जो है 12 का दल है। इसमें 8 जो ऑप्शन हमारे यहाँ से हिमाचल से जाएंगे। उधर आपको बता दें कि शिमला में बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। ये कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को प्रकाशित होता है। भारत में पूरे देशवासियों और प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। ये बयान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मन की बात कार्यक्रम के प्रदेश प्रभारी संजीव कटवाल ने बताया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की 106वें मन की बात कार्यक्रम था। पिछले 9 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात के द्वारा पूरे देश को संबोधित करते हैं। मन की बात के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनके बारे में बताते रहते हैं, या अन्य क्षेत्रों के अंदर, चाहे खेल का क्षेत्र है, साहित्य का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, या और कई सामाजिक ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो इस देश के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट कार्य करते हैं। हाल ही में एशियाई गेमों के अंदर हमारे खिलाड़ियों ने जो अच्छा प्रदर्शन किया, 100 से अधिक मेडल लिए, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मन की बात में हमें बताया। और पैरालंपिक के अंदर हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे पदक प्राप्त किए, उनका माननीय प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद किया। उधर कांगड़ा पठानकोट के बीच पड़ते त्रिलोकपुर मार्ग पर बने पुल का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिससे कि पंजाब से हिमाचल आने वाले और हिमाचल से पठानकोट की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। पुल के टूट जाने से अब दोनों ओर आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ गया है। बताया जा रहा है कि पठानकोट मंडी 4 लेन कार्य के चलते इस पुल का एक भाग क्षतिग्रस्त हुआ। उधर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दरअसल रामपुर में कहा है कि शिक्षा को दूर दराज तक का जवाबदेही बनाने के लिए अब लगातार विभाग प्रयास कर रहा है। जहां भी कमियां पाई जा रही हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए जा रहे हैं। और उन्होंने बताया कि दूर दराज स्कूलों में रिक्तियां ना रहे, इसलिए तबादला नीति को भी बदलकर 30 किलोमीटर के भीतर के स्थानांतरण को स्थानांतरण नहीं माना जाएगा। और क्या कुछ कहा, सुनिए। अब हालांकि मनमानी भी है, उसके बावजूद भी एक आकर्षण, चाहे रामपुर की बात है चाहे पूरे प्रदेश की बात, एक निजी क्षेत्र के प्रति ज्यादा हो रहा है।
और जैसे मैंने पहले कहा, इन सभी बातों को रोकने के लिए अलग से हमारा कमीशन है। तो इस तरह की शिकायत हो, कंप्लेंट हो, आप पर भी मैं समझता हूँ अपनी बात रख सकते हैं, डायरेक्टली भी हमें बताया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि कई कमियों के होने के बावजूद भी एक अट्रैक्शन फिर भी निजी क्षेत्र के प्रति रह रहा है। हालांकि सरकार अपने स्तर पे चाहे स्टाफ मुहैया करवाने की बात हो, अन्य सुविधाएं देने की बात हो, हर तरह से उसके लिए कृत संकल्प है। और आने वाले समय में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि और अच्छी तरीके से हमारे सरकारी क्षेत्र इसको आगे चले। चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।